नमस्कार दोस्तों हमने कल जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में ये अगली श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम नीति निर्देशक तत्व जिनको DPSP कहते हैं इंग्लिश में, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार जो थे उन्हीं की प्रकार यानी उन्हीं की तरह नीति निर्देशक तत्व होते हैं, लेकिन क्या है कि मतलब जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके लिए हम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सही, लेकिन हमारी मान्य नहीं होगी या इनको कोई भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैधता प्राप्त नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों को वैधता प्राप्त है। हमने भाग 3 में मौलिक अधिकार देखे थे जिनको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक देखा था, और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है जो DPSP हैं उनको हम 35 से लेकर यानी 36 से लेकर 51 तक देखेंगे। और 51A जो के है अलग से डाला है उसमें मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्यों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम ये नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP, ये संविधान के भाग 4 में दिए गए, भाग नंबर 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। तो हमने देखा है कि जैसे मौलिक कर्तव्य होते हैं वो तो मतलब एक तरह से नीति निर्देशक तत्वों का ही भाग है, क्या मौलिक कर्तव्य, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वो एक तरह से वैध हैं। लेकिन जो ये है नीति निर्देशक तत्व ये राज्य को सुधारात्मक यानी राज्य को कल्याण करने के लिए यानी राज्य को लोगों का कल्याण करने के लिए दिए गए हैं कि राज्य कहाँ तक लोगों का मतलब हेल्प कर सकता है, क्या क्या चीज़ों में मतलब सहायता कर सकता है, उसके लिए नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं। आपको ये भी जानकारी का पता होगा कि जो हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था उस 12 के तहत ही जो सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक जो न्याय संबंधी मामला था, तो उसी के आधार पर हम राज्य की जो परिभाषा है उसको हमने अनुच्छेद 12 में जाना था कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, उसी के अनुसार यानी उसी के लोक कल्याण के अनुसार ही जो अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में मुख्य जो अनुच्छेद है यानी एक तरफ से हम अनुच्छेद 36 से लेंगे और 51 तक हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जैसे हम शुरुआत करते हैं कि अनुच्छेद 36 हम अनुच्छेद 36 से शुरू करेंगे। इससे पहले हम एक जानकारी और ले लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं, यानी मौलिक अधिकार तो हमारे संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड कहाँ से गृहीत किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से गृहीत किए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से गृहीत किए गए थे। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा का मतलब हुआ कि राज्य क्या है और राज्य का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में, यानी राज्य का मतलब राष्ट्र से संबंध है। इसका मतलब राज्य का मतलब राष्ट्र से संबंध है, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र की क्या परिभाषा होगी, उसके बारे में वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 36 में बताया गया। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 36 में बताया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 37 आता है। अनुच्छेद 37 में क्या है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है? अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है जो DPSP है वो क्या है? न्यायालय में
परिवर्तनीय नहीं है, वर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कहने का अर्थ वही हुआ कि हम जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का या उच्च न्यायालय का, लेकिन जो डीपीएसपी हैं, जो नीति निर्देशक तत्व है, उनके लिए हम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो सीधा साधारण भाषा में समझने का अर्थ हुआ कि न्यायालय में जा नहीं सकते, न्यायालय में बात प्रस्तुत नहीं कर सकते, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, यानी परिवर्तन योग्य नहीं है, या उनके लिए हम जा नहीं सकते। तो अनुच्छेद 37 हमने जाना डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36 में हमने जाना राज्य की परिभाषा या राष्ट्र की परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों में क्या दी गई है उसके बारे में। उससे पहले हमने जाना कि कहाँ से ग्रहित किए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 37। तो अनुच्छेद नंबर 37 क्या कहते, 37 तो देख लिया ना अभी हमने, 37 देख लिया डीपीएसपी। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना। और हमने इसके बारे में कहाँ और जाना था? जब हमारी श्रृंखला चली थी, किसकी श्रृंखला चली थी? हमारी जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में या उद्देशिका में हमने देखा था कि प्रस्तावना में भी कितने प्रकार का न्याय बताया गया? 3 प्रकार का, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है ना। तो उसी प्रकार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना अनुच्छेद 38 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 38 में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना, न्याय की स्थापना, न्याय की स्थापना किसमें की गई है? अनुच्छेद 38 में की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, ठीक है ना। इसके बाद में इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक यानी सामाजिक दृष्टि से सभी को क्या? समान न्याय मिलेगा। और धार्मिक दृष्टि से क्या? यानी धर्म के मामले में, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, उसी हिसाब से क्या मिलेगा इनको? धार्मिक या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। न्याय के मतलब न्याय, जब न्यायालय में जाएंगे तो मतलब कोई बात प्रस्तुत होगा तो उनको धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद में राजनीतिक का मतलब हुआ कि मतलब जैसे वोट डालेंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे तो भी सभी का समान मत होगा, यानी कि सभी का एक मत जितना प्रायोरिटी रखता है उतनी प्रायोरिटी एक दूसरा मत भी रखेगा। यानी दूसरे धर्म का व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर वोट डालता है तो उसको राजनीतिक है एक तरह का। और राजनीतिक जैसे कहने का अर्थ है कोई राजनेता खड़ा होगा किसी भी चुनाव में, तो कहने का मतलब वही हुआ कि मतलब राजनीतिक यानी राजनीति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा? असमानता नहीं की जाएगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमने जान लिया अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। किसकी स्थापना? न्याय की स्थापना, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 39। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 में कहते हैं संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का क्या किया जाएगा? उचित वितरण किया जाएगा, यानी कि बंटवारा क्या किया जाएगा? उचित, यानी कि सभी को ऐसा नहीं कि मतलब अमीर को ज्यादातर संसाधन प्राप्त हो गए, गरीब को कम संसाधन प्राप्त हुए। तो उस हिसाब से क्या है कि मतलब संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। और इसमें ही एक बात और कही गई है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में यह भी कहा गया है कि संसाधनों का उचित वितरण, उसके साथ ही समान वेतन, यानी महिला पुरुष दोनों को समान मात्रा में क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। जैसा वो कार्य करते हैं उसके हिसाब से समान वेतन दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 में कहा गया है संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का क्या वितरण?
समान वितरण किया जाएगा, संसाधनों का समान वितरण। इसके बाद साथ में ही हमने समान वेतन यानी समान मजदूरी या समान वेतन महिला और पुरुष दोनों को, महिला में पुरुष समान क्या दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 39 प्रावधान करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा तो गया, लेकिन यही वही बात हुई ना कि मतलब मौलिक अधिकारों के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राज्य करे ही, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ये मौलिक है एक तरह के। ये मौलिक मतलब यह नहीं है कि मूलतः दिए जाएंगे, ये एक तरह के राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति निर्भर करता है कि वो अपने जनता पर, नागरिकों पर लागू करे या नहीं करे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 39 में देखा हमने संसाधनों का उचित वितरण और समान वेतन। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 के एक और अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। एक हम इससे पहले समझते हैं कि जो अनुच्छेद 39 है उसमें उसका बी और सी है, बी और सी जो पॉइंट जोड़ा गया है अनुच्छेद 39 में, वो 25वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो तब जोड़े गए थे। और उसमें अनुच्छेद 14 में भी क्या कहा गया, समान अवसर का मामला, यानी समान के बारे में बात की गई ना, समान वेतन समान संसाधन। तो वही बात अनुच्छेद 14 समान अवसरों की, मैंने बताया था मौलिक अधिकारों में कि समान क्या किया, समान अवसरों की स्वतंत्रता होगी। तो उसी प्रकार अवसर की समानता, तो अवसर की समानता ही क्या है, इसमें अनुच्छेद 39 में दी गई है। तो इस अनुच्छेद 39 को राज्य को यह निर्देशित किया गया है मौलिक अधिकारों में कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जिसमें अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण समझौते वगैरह 6 प्रावधान थे, तो वो संविधान संशोधन 25वां था, 25वां इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ। तो वी और सी जो जोड़ा गया अनुच्छेद 39 में, उसके बारे में वर्णन करता है। इससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर एग्जाम में आता है, वो है अनुच्छेद 39 के समान अवसर के आधार पर न्याय। समान अवसर के आधार पर न्याय, ये नहीं है कि मतलब न्याय आपको पता ही होगा पहली बात तो कि न्याय है ना जो ज्यादातर व्यक्तियों के पास पहुंचता ही नहीं है। न्याय का खाता नहीं पहुंचता, गरीब व्यक्तियों के पास, जो निचले तबके के उनके पास न्याय पहुंचता नहीं है। इसलिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था अनुच्छेद 39 के करता है। अनुच्छेद 39 क्या करता है, निःशुल्क न्याय की स्थापना करता है, निःशुल्क न्याय प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुच्छेद 39 क्या करता है, अनुच्छेद 39 के यानी 39 के क्या करता है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना या निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाना। तो अनुच्छेद 39 क्या प्रावधान करता है, साधारण भाषा में निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना। निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना, निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 39 और भाग नंबर के। और ये कब जोड़ा गया, इसमें ये प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका ही आधार है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए हैं, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई है। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाना होगा, यह राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व यानी कि एक तरह का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद, इसके बाद में अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी को परिभाषित करता है। एक तरह का कहने का अर्थ हुआ कि महात्मा गांधी की यह सोच थी कि भाई गांव तक क्या पहुंचे, गांव तक विकास पहुंचे, तो उन्होंने उसी टाइम कहा था कि एक ऐसा स्वशासन स्थापित किया जाए, स्थानीय स्वशासन, जिससे निचले तबके यानी कि गांव में भी क्या पहुंचे, रोजगार, विकास के साधन या संसाधन वगैरह उपलब्ध हो। तो उसके तहत ही पंचायती राज की स्थापना अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी की, एक तरह से महात्मा गांधी की जो सोच थी उसको परिभाषित करता है। अनुच्छेद 40
40 पंचायती राज, पंचायत से संबंधित है, सीधा सा कहने का अर्थ हुआ पंचायत, पंचायत, ठीक है ना। ये पंचायत की स्थापना 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ। और आपको पता होगा कि पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को अजमेर के बगदारी गांव में, अजमेर के बगदारी गांव में की गई थी। किसकी स्थापना? पंचायती राज की स्थापना। तो अनुच्छेद 40 ये प्रावधान करता है कि पंचायती राज की स्थापना की जाएगी, जिसको साकार कर दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 40 हो गया। इसके बाद में अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम का क्या करता है? प्रावधान। कुछ दशाओं में कैसे? कि मतलब कोई विकलांग है या कोई गरीब है या कोई बेरोजगार है या उससे कार्य नहीं हो रहा, तो उसकी जैसी स्थिति है, उसकी जैसी दशा है, उसके हिसाब से क्या दिया जाएगा? उसको काम दिया जाएगा। तो कुछ दशा में काम, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम। 41 यानी कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम उपलब्ध करवाना। कुछ दशाओं में क्या उपलब्ध करवाना? काम उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। यानी कि कोई गरीब है, विकलांग है, कोई बेरोजगार है, उसके हिसाब से रोजगार उपलब्ध करवाना कुछ दशाओं में, ठीक है ना। और इसी से संबंधित, यानी कि जो 41 अनुच्छेद है उसी से संबंधित एक अनुच्छेद है 42। 42 में भी क्या है? कार्य न्याय संगत मानवीय दशा। मानवीय दशा कार्य संगत कहने का अर्थ हुआ कि किसी पे कार्य नहीं हो रहा तो उसके लिए प्रोवाइड करवाएगी सरकार, किसी भी सहायता प्रोवाइड करवाएगी या ऐसा छोटा मोटा काम प्रोवाइड कराएगी, इसके लिए भी प्रावधान 42। तो इससे संबंधित ही अनुच्छेद 42 भी क्या है? इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 42 भी इसी से संबंधित है। किससे? कार्य से संबंधित है। किससे? कार्य की दशा, यानी कार्य उपलब्धता। कार्य उपलब्धता, कार्य उपलब्धता का मतलब हो मानवीय दशा। मानवीय दशा कैसे भी खराब हो सकती है, तो मानवीय दशा के संबंध, मानवीय दशा के संबंध, मानवीय दशा के संबंध में, ठीक। तो अब तक हमने 36 से लेकर 42 यानी 6 अनुच्छेद देखे हैं। इसमें हमने पहले 36 में देखा राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। उसके बाद में अनुच्छेद 37 देखा डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 38 सामाजिक धार्मिक राजनीतिक न्याय की स्थापना। अनुच्छेद 39 संसाधनों का समान वितरण और समान वेतन, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है ये अनुच्छेद, ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 39 के निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाना। 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहत, ठीक। अनुच्छेद 40 पंचायती राज या पंचायत की स्थापना। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंडित नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को अजमेर के बगदरी गांव में। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, गरीब, विकलांग और बेरोजगारों को जैसे भी उनकी स्थिति है उसकी दशा में। अनुच्छेद 42 कार्य उपलब्धता मानवीय दशा को देखते हुए इसी का अपोजिट है, एक तरह का इसी का सिमिलरिटी है अनुच्छेद 42, ठीक है। तो अब तक हमने जान लिए 6 अनुच्छेद। इसके बाद में हम अगले अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। इसके बाद में 42 के बाद में आता है 43 यानी 43वां अनुच्छेद नंबर 43। इसमें निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग की स्थापना। निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि भाई कोई इतना मतलब लाचार हो गया है, मतलब कैसे भी मतलब बीमारी हो गई उसको, या कैसे भी उसकी परिस्थिति खराब है, यानी वो कोई भी कार्य कर नहीं सकता,
यानी कोई भी मजदूरी नहीं कर सकता, तो उसके लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि छोटे मोटे हस्त कौशल वाले कार्य जो बैठ कर सके, घर ही कर सके, यानी बाहर जाना नहीं पड़े, उस मतलब जाने पड़े यानी कि जाएगा तो वो परेशानी में है ना, तो इसलिए वो जा नहीं सकता, तो उसके लिए निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग स्थापित कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? निर्वाह मजदूरी के बारे में कहता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? निर्वाह मजदूरी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 निर्वाह मजदूरी, निर्वाह क्या कहता है? निर्वाह मजदूरी, निर्वाह ये थोड़ा गीला हो गया है, निर्वाह मजदूरी। तो निर्वाह मजदूरी के बारे में बताता है अनुच्छेद 14 निर्वाह मजदूरी के बारे में। निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी और क्या? कुटीर उद्योग। कौन से उद्योग? कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। कौन से उद्योग? कुटीर उद्योग। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद नंबर 43। तो अनुच्छेद 43 में यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जिसपे कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उसके पास में या घर में ही उसके लिए ऐसे साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे वह अपनी मजदूरी कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, और कुटीर उद्योग यानी हस्तशिल्प, हस्तकौशल जैसे संबंधी क्या कार्य दिए जाएंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में किसके बारे में वर्णन है? अनुच्छेद 44 में किसके बारे में वर्णन है? ये थोड़ा पेन चलने देते, ठीक है ना, आ गया वो। अनुच्छेद 44 क्या बताता है? अनुच्छेद 44 बताता है, और 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी दी गई। समान नागरिक संहिता यानी सभी को क्या समान वस्तुओं का क्या उपभोग करने के लिए राज्य प्रोवाइड करवाएगा, और उनके लिए मतलब जितनी भी सुविधाएं हो सकती है वो सिमिलरिटी यानी समान नागरिक संहिता यानी एक ही नागरिकता को समझते हुए, एक ही भारतीय इंडियन यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो उसी आधार पर एक ही समान मात्रा में समझते हुए देश के व्यक्तियों को जो राज्य है वह क्या वहाँ पर क्या करेगा? समान मात्रा में उनको सहायता या जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, ठीक है ना। तो समान नागरिक संहिता का पालन यानी कि जो भी कानून बन रहे हैं उनके प्रति समान ही होगा सभी के प्रति, ऐसा नहीं किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समझने का अर्थ हुआ कि समान चार समान दिख रहे हैं ना, शॉर्टकट समझते हैं हम, तो 4 और 4 क्या समान है, तो उसी प्रकार समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 45। अनुच्छेद 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। इधर देखते हैं अनुच्छेद 45, पहले इधर लिख देते हैं अनुच्छेद 45 यानी कि अनुच्छेद एक, तो अनुच्छेद लेते हैं हम इधर अनुच्छेद 21 के, इसके बाद में अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A का 11वां क्या करता है? 11वां जो खंड है वो क्या करता है? 6 वर्ष से कम बालकों को क्या निःशुल्क शिक्षा, और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 के कहता है, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा, ठीक। तो अनुच्छेद 21 के एक, तो अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 51A तो ये प्रावधान करता है 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। उसी प्रकार इनको देखते हुए यानी जो 45 है उसको कहाँ पर चरितार्थ किया गया है? अनुच्छेद 21 के में। किस प्रकार? यानी 6 वर्ष से कम बालकों को, जो चाइल्ड है मतलब बच्चे हैं, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करेगा? शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी, शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना।
शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या उपलब्ध करवाना? शिक्षा उपलब्ध करवाना। क्या उपलब्ध करवाना? शिक्षा उपलब्ध करवाना। 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, यह अनुच्छेद कहता है 45। अनुच्छेद 45 को चरितार्थ करता है अनुच्छेद 21 के, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 51A जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य माता पिता का, अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है ना, ये भी उनमें प्रावधान है। और इसी प्रकार इसको चरितार्थ करने के लिए ही अनुच्छेद 45 है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 जो कि ST SC के लिए क्या करता है? प्रावधान करता है शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय, यानी तीनों प्रकार में, यानी शिक्षा में, आर्थिक हित में और सामाजिक हित में, तीनों में क्या करेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ में न्याय किया जाएगा, यानी उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान है? SC ST के लिए शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक तीनों क्षेत्र में क्या न्याय, इनके साथ न्याय किया जाएगा। शिक्षा में यानी कि इनको एक तरह का रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक तरह की सहायता दी जाएगी, वही बात है कहने करती है वो। ठीक है ना, तो शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएगा अनुच्छेद 46 ST SC के लिए न्याय उपलब्ध करवाएगा। ठीक है ना, एक बात और हमने देख ली थी कि ये अनुच्छेद जो 21 के है ना, वो 86वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये इसमें क्या है? अनुच्छेद 46 में ST SC के लिए शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक तीनों क्षेत्र में न्याय या समानता स्थापित की जाएगी, उनको सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 47 फिर महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है कि महात्मा गांधी जी ने मद्य निषेध का क्या किया गया? पालन किया था। तो मद्य निषेध यानी कि शराब, मांस, मीट वगैरह का, मतलब एक तरह का गुटखा, बीड़ी वगैरह जो भी है, मद्य है, उनको क्या किया? प्रतिबंध किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 47 में। तो अनुच्छेद 47 में क्या है? मद्य निषेध और पोषाहार स्वास्थ्य वृद्धि, यानी कि एक तरह की बात यह हुई कि जब हम मद्य निषेध करेंगे तो अपने आप ही अच्छे तरह खाना पीना मिलेगा लोगों को, और वो क्या होंगे? हष्ट पुष्ट होंगे। तो उसके लिए क्या है? बात वही हुई कि हमको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मांस तो लिखा नहीं, लेकिन मांस तो खा सकता है व्यक्ति, लेकिन इसके बाद में शराब, मदिरा सेवन या मद्य निषेध, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, उसका निषेध किया गया। ठीक है ना, तो मद्य निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? यानी DPSP अनुच्छेद नंबर 47। अनुच्छेद नंबर 47 क्या करता है? मद्य निषेध करता है। और क्या स्थापित करता है? पोषाहार और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। यानी बच्चों को जो स्कूल मिड डे मील मिलती है ना, वो 47 का पालन है एक तरह का। तो पोषाहार और स्वास्थ्य में वृद्धि की गई है। पोषाहार और स्वास्थ्य में क्या की गई है? वृद्धि की गई है। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध करता है, पोषाहार और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। तो ये अनुच्छेद हुआ 47। अनुच्छेद 47 में क्या है? बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब निषेध। ठीक है ना, और स्वास्थ्य और पोषाहार में वृद्धि की गई। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि से संबंधित है। कृषि का मतलब एक तरह के खेती और इधर आता है एक पशुपालन जिसमें कि दुधारू पशुओं, गाय का संरक्षण, बीफ, जैसे गाय का मांस होता है बीफ कहते हैं, उसको प्रतिबंध लगाया गया। कोई खा नहीं सकता उसका, मतलब जैसे गाय की बिक्री नहीं कर सकता काटने खाने पीने के लिए, मतलब कीड़े का अर्थ हुआ। तो यही बात कि मतलब जो 48 है ये प्रावधान करता है कि गायवध निषेध और इसी के साथ कृषि में सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है।
और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, दुधारू पशुओं का क्या किया जाए, पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाए। तो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 DPSP नंबर 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। पशुपालन और दुधारू पशुओं के लिए आहार उपलब्ध कराया जाए, दुधारू पशुओं को आहार उपलब्धता, यानी कृषि, पशुपालन और एक गायवध पर रोक, एक गायवध, गायवध निषेध, गायवध निषेध। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 कहता है कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं को आहार उपलब्धता इनमें वृद्धि की जाए। ठीक है ना, और गाय वध पर निषेध लगाया जाए। ठीक है ना, रोक लगाई जाए, ये अनुच्छेद 48 कहता है। इसके बाद में अनुच्छेद 48 का ए प्रावधान एक और जोड़ा गया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जामों में आता है। 48A जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 48A जोड़ा गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत, वही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो 48 कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं का आहार उपलब्धता, गायवध पर निषेध, और अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण संरक्षण, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 49, अनुच्छेद 49, इसको हम मिटा के आगे समझेंगे। ठीक है,